आज के शो में ईडन हाउसिंग मेगा करप्शन स्कैंडल, ईडन हाउसिंग स्कैंडल, मुतासरीन की पुकार, क्या नैब की जानिब से मौसर कार्रवाई, रकूम की वापसी, मुतासरीन का मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सलमान खान। नाज़रीन, ईडन हाउसिंग पाकिस्तान के हाउसिंग स्कैम्स में इसलिए मुनफरिद भी मुकाम रखता है कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से सालों की तफ्तीश और उसके बाद तकरीबन 11,880 विक्टिम्स, 16 अरब की एक अमाउंट असरटेन हुई, जो कि नैब के रेफरेंस में, जब नैब ने रेफरेंस फाइल जब किया और इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि 16 अरब का स्कैंडल है। फिर प्ली बार्गेन तक के जो मामला हुए, तारीख जिस तरह से बैक डेट में जाके आपको बताएंगे कि क्या क्या कब कब हुआ, कब ये बेल एप्लीकेशन गई थी, जो डॉक्टर अमजद है उनकी अहलिया की जानिब से, कब उन्होंने प्ली बार्गेन की जो है एप्लीकेशन जमा कराई, कब उस वक्त के चेयरमैन ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, और फिर किस तरह ये प्ली बार्गेन डिफाइन हुआ। लेकिन इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ी प्रॉपर्टी स्कैंडल, जिसके अंदर ज़मीनें लोगों को ना तो उनके जो यानी जमा पूंजी भी ली गई, और जमा पूंजी न सिर्फ लूटी गई बल्कि उसके एवज़ जो उनको मिलना था वो भी उनको नहीं मिला। और आज जब इतने साल इसको बीत चुके हैं, अभी तक वो तमाम मुतासरीन, क्या उनको उनके जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, यानी उनको जो रकम वादे में कहा गया था कि मिलेगी वो उनको मिली या नहीं मिली। अच्छा, इससे हम ये बताते चलें कि कंपनसेशन के तौर पर अगर कहीं किसी को, जैसे ब्लॉक ए के बारे में हमने सुना कि उनको प्लॉट्स अलॉट किए गए, तो क्या वो प्लॉट्स उनका हुसूल मुमकिन हुआ या नहीं हुआ। और इसी तरह जो अमाउंट असरटेन हुई थी कि 13 अरब रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है और 3 अरब रुपये उसके ऊपर आपका जो इलीगल गेंस हैं वो हैं, तो 16 अरब रुपये आपको 11 इक्वल क्वार्टरली जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें दिए जाएंगे। तो क्या ये मुमकिन हुआ या नहीं हुआ, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से प्रॉपर्टी स्कैम्स आए, ईडन को बहुत लाइमलाइट मिली, साबिक चीज़ इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से भी मिली, फिर पीटीआई की हुकूमत में फवाद चौधरी साहब ने भी इस मामले को बड़ा उठाया, पीटीआई ने बड़ा उठाया मामले को, नैब चेयरमैन नैब उस वक्त के जावेद इकबाल साहब, उन्होंने बड़ा टेकअप किया इस मामले को, कहा ये जी कि हम हर हाल में इंसाफ दिलवाएंगे। फिर जो अक्यूज़ड हैं उनको, यानी जब जो मेन अक्यूज़ थे, जो प्रिंसिपल अक्यूज़ थे डॉक्टर अमजद, उनका इंतकाल हुआ, तो उसमें हमने वो मनाजिर देखे जो शायद तारीख में कहीं भी नहीं हो, इतने अलमनाक और किसी के लिए भी इस वक्त लम्हा फिक्रिया, कि जब उनके जनाजे के ऊपर विक्टिम्स आए हुए थे, यानी वो मुतासरीन आए हुए थे जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी ईडन हाउसिंग में जमा करा दी थी, और वो अपने पैसों की वसूली के लिए उनकी कब्र पर आके कई दिन तक चक्कर लगाते रहे कि शायद रिश्तेदार यहाँ पर आएँ तो हम जो है वो उनसे रकूम की वसूली कर सकें। इससे अंदाज़ा ये भी होता है कि यानी जिसके लिए रकम जमा की, यानी अपनी औलाद के लिए, वो तक जनाजे में नहीं आई, और जिस वजह से इतनी ज़िल्लत का सामना दुनिया में किया, और दुनिया के जाने के बाद भी अब उस पर जो मामला तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो उनको उस पर कोस रहे हैं लोग, तो उसके एवज़ उनको मिला आखिरकार क्या, यानी ना रकम मिली, ना औलाद इस वक्त साथ वफा कर सकी, और वो खुद कब्र के अंदर दफन हुए, और कब्र के ऊपर भी जब जनाजा हुआ तो वहाँ पर भी लोग जमा हो गए और उन्होंने कहा जी कि हमारे इतने पैसे डूब गए, हमारे इतने पैसे खा लिए, और ये कब पैसे मिलेंगे, कब्र का चक्कर लोग लगाते रहे। तो अंदाज़ा लगाएं इससे अलमनाक अंजाम क्या किसी का हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी स्कैंडल मुनफरिद इस अंदाज में भी है। इस स्कैम के साथ साथ जिस तरह हमने देखा कि बहुत से मामला हुए, एनओसीज के बगैर ज़मीन आगे बेच देना, या स्कीम्स ऐसी बनाना जिस स्कीम में प्लॉट था नहीं लेकिन आगे बेच दिया, फरोख्त कर दिया, फिर जब पोजेशन का वक्त आया लोगों की जमा पूंजी हासिल कर ली लेकिन उनको पोजेशन ना देना, तो बहुत से दीगर मामला भी आए। मैं आपको लेके चलता हूँ क्योंकि नैब की जानिब से जब ये रेफरेंस और इस प्ली बार्गेन तक मामला पहुंचे थे, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बाद इस केस की टोन सेट हो जाएगी और हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, जिसमें द वारंट्स ऑफ अरेस्ट ऑफ अक्यूज अंजुम अमजद वर इशूड बाय द चेयरमैन नैब वाइट लेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डेट कि 23 अप्रैल 2018 को जो अंजुम अमजद हैं उनके अरेस्ट वारंट इशू किए थे नैब ने, चेयरमैन नैब ने उस वक्त के 2018 में, और अक्यूज अंजुम अमजद had filed petition for grant of pre-arrest bail before the learned court which is still pending। तो ये उस वक्त उन्होंने 2018 की आप बात करें, आज हम 2025 में बैठे हैं, 2018 में इनके अरेस्ट वारंट जारी हुए थे, आज 7 साल का अरसा गुजर चुका है। उस वक्त की बात है जब ये मामला आगे बढ़ रहे थे, और ये स्कैम उससे भी पहले का है जब ये मामला हुए थे, जब उन्होंने रकम बटोरी थी लोगों से। मजीद इसमें इस डॉक्यूमेंट में है जी कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्री अरेस्ट बेल पिटिशन, यानी उन्होंने अपनी जमानत के लिए प्री अरेस्ट जो है पिटिशन जमा कराई,
Accused Anjum Amjad submitted application dated 25th April 2022 for entering into a plea bargain, यानी 25 अप्रैल 2022 को प्ली बार्गेन के हवाले से अंजुम अमजद की तरफ से एक एप्लीकेशन सबमिट की गई। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 25B ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस 1999, 25B के तहत एक एप्लीकेशन जमा की गई विच इज़ अटैच्ड एज एनेक्चर बी, जो अटैच की गई एनेक्चर बी में, जिसकी तफसीलात में, जिस मैंने कहा कि हम आएंगे बताएंगे आपको। तो ये एप्लीकेशन 25 अप्रैल 2022 को प्ली बार्गेन के हवाले से सबमिट की गई। आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ, हमने रकम लूटी है और लूटी हुई रकम की वापसी के लिए हम तैयार हैं। 25 अप्रैल 2022 को उन्होंने ये एप्लीकेशन नैब को जमा कराई। फिर अक्यूज अंजुम अकील इज विलिंग टू पेमेंट ऑफ द नेट लाइबिलिटी ऑफ 16 बिलियन 13 बिलियन प्लस 3 बिलियन इलीगल गेन, यानी उन्होंने कहा जी कि हम नेट 16 अरब रुपए की लाइबिलिटी हम मानते हैं कि हमारी है और इसमें से 13 अरब रुपए जो है हमारा प्रिंसिपल पेमेंट है या जो हमने लोगों से लिया, और 3 अरब रुपए इलीगल गेन है, यानी जो हमने रकम इलीगली या गैर कानूनी तौर पर हमने हासिल की, और ये 16 अरब रुपए हम वापस करने को तैयार हैं। ये उन्होंने 25 अप्रैल 2022 को एप्लीकेशन जमा कराई। That the request for plea bargain of accused Anjum Amjad was forwarded to NAB headquarters for decision by the competent authority, यानी जो चेयरमैन नैब हैं और दीगर जो मुताल्लिकीन हैं उनको भेज दी गई है। That after taking into the consideration of the facts and circumstances of the case, the competent authority accepted the plea bargain request of accused Anjum Amjad, और ये जो एक्सेप्ट की गई 27 मई 2022। मैं तारीखें इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के आपको अंदाज़ा होगा कि जो एक्चुअल प्ली बार्गेन डिज़ाइन की गई थी वो कितने साल की थी, कितने म्याद की थी, कितनी इंस्टॉलमेंट्स थी। ये तारीख याद रखिएगा, 27 मई 2022 को चेयरमैन नैब ने इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया था, जो इन्होंने अप्रैल 2022 को जमा कराई थी, यानी 27 मई 2022 को इस एप्लीकेशन को चेयरमैन नैब की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब इसमें लिखा क्या था, ये बड़ा ज़रूरी है बताना। इसमें जो प्ली बार्गेन एप्लीकेशन थी, इसमें सबसे पहले तो लाइबिलिटी टोटल डिफाइन की गई थी। इस तरह मैंने कहा कि 16 अरब रुपए लाइबिलिटी डिफाइन की गई कि 16 बिलियन रुपीज़ हैं जो नैब जो ईडन हाउसिंग को मुतासिरीन को वापस करना है। मुतासिरीन की तादाद तकरीबन 11,880 या लगभग 12,000 के करीब तादाद थी। दूसरी बात इसमें लिखी गई, द टोटल टाइम पीरियड इज एग्जैक्टली 3 ईयर्स, यानी आप ये ध्यान में रखें कि 3 साल, यानी 27 मई 2022 से लेकर 27 मई 2025 तक ये तमाम रकम इनको वापस करनी है, 16 अरब रुपए। और इसमें से 1 बिलियन ऑलरेडी रिकवर्ड थ्रू द कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर्स डेटेड 30 जून 2021 शैल बी कंसिडर्ड एज डाउन पेमेंट, यानी 1 अरब रुपए तो लाहौर हाई कोर्ट के जरिए पहले रिकवर हो चुके थे, तो ये तकरीबन बनती है रकम 15 अरब रुपए। ये 15 अरब रुपए 27 मई 2025 तक इनको वापस करने थे। लेकिन ये मुतासरीन आज भी क्यों परेशान हैं, ये वो सवाल है जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा मेगा स्कैंडल, नैब की तहक़ीक़ात, नैब की इन्वेस्टिगेशन, प्ली बार्गेन, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बावजूद ये मुतासरीन अब तक क्यों रुल रहे हैं, ये सवाल इस पर आएंगे। लेकिन जो पेमेंट स्केड्यूल था वो इस तरह डिफाइन किया गया था कि फर्स्ट 3 मंथ्स शैल बी कंसिडर्ड एज ग्रेस पीरियड, यानी 3 महीने तो ग्रेस पीरियड है, उसके उस दौरान कोई पेमेंट नहीं होगी। आफ्टर 3 मंथ्स, यानी 27 मई के बाद जो 3 माह होंगे 2022 के, उसके बाद 15 अरब रुपए की तकरीबन 11 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स क्वार्टरली जारी की जाएंगी, यानी हर 3 महीने बाद 11 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर तकरीबन ये 15 अरब रुपए मुतासरीन को वापस किए जाएंगे। इसे मजीद लिखा गया कि ईडनाबाद प्रोजेक्ट में भी defreeze for necessary approvals from LD and completion of development works. However, sale proceeds of the said project shall be deposited in caution bank account of MS Eden Housing Limited. Subsequently, amount will be paid to the chairman NAB against the said PB. यानी जो ईडनाबाद प्रोजेक्ट है उसको डीफ्रीज किया जाएगा, यानी नैब ने फ्रीज कर दिया था ताकि रेगुलेटरी अप्रूवल जो LDS है उसके हों, और जो अमाउंट उसको उसकी प्रोसीडिंग्स के बाद आएगी वो भी चेयरमैन नैब को जाएगी ताकि मुतासिरीन को वापस की जा सके। तो इस तरह 15 अरब रुपए तकरीबन 3 साल के अरसे वापस होंगे। मजीद इसमें लिखा गया कि अक्यूज अंजुम अमजद हैज़ एक्सेप्टेड द टोटल लाइबिलिटी in the case 16 billion rupees and also takes the responsibility to pay off on behalf of other accused persons, namely Murtaza Amjad and Mustafa Amjad, यानी उनकी जो औलाद है उनके अगेंस्ट भी जो लाइबिलिटी है वो पे करने को तैयार हैं कि वो इस 16 अरब रुपए से ये लाइबिलिटी सेटल करेंगी। इसके अलावा इस जो प्ली बार्गेन था इसमें यह तय पाया गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अक्यूज्ड पर्सन्स और MS Eden Housing Limited or associates which have already been frozen under the section 12 of NAB Ordinance 1999
and confirmed by accountability court shall be considered as security surety for the balance amount of plea bargain, यानी श्योरिटी के तौर पर उनके एसेट जो फ्रीज हुए थे उनको भी रखा गया फ्रीज करके और नैब के पास बैलेंस अमाउंट के लिए प्री बार्गेन के, ताकि अगर ये अमाउंट ना जमा कर पाए तो ये बैलेंस अमाउंट के तौर पर तस्वर हो और मुतासरीन को इंश्योर किया जाए कि उनको उनकी रकम जो है वो वापस मिल जाए। फिर इसी तरह अक्यूज शेल अंडरटेक टू पे द डिफरेंशियल अमाउंट और न्यू क्लेम्स अगेंस्ट अक्यूज ईडन हाउसिंग इफ any unearthed subsequently due to any reason, accused shall undertake that if she fails to deposit the said amount with the NAB, और ये बड़ा अहम है कि अगर वो फेल हो जाती हैं ये रकम जमा कराने में with the above mentioned stipulated timeline, the amount already deposited by her shall stand forfeited and the properties frozen by the NAB shall be forfeited. The NAB shall be authorized to dispose of these properties to settle the amount claim, यानी अगर 3 साल के अरसे में जो अक्यूज्ड हैं वो ये पैसे जमा नहीं करा पाते तो उनके अकाउंट्स भी फ्रीज होंगे, फॉरफिट होंगे, उनके एसेट्स जो नैब ने फ्रीज किए हुए हैं वो भी बिकेंगे और उसके ज़रिए ये तमाम प्ली बार्गेन की बैलेंस अमाउंट पे की जाएगी जो कि 15 अरब रुपए बनती है, जो 3 साल की 11 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करनी थी। और आखिरी जो इसका पॉइंट था कि द प्ली बार्गेन विल कवर नॉट ओनली द ACR 64209 बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट अथॉराइज द एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग भी है जिस पर जो कहा गया कि इसमें इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो इस लिहाज से बड़ा भरपूर प्ली बार्गेन का ये मामला बनाया गया। कुछ नैब के लोगों ने जो विक्टिम्स हैं जो नैब से चेक हासिल करते हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने कंप्लेंट्स किए हैं जी कि हमें चेक्स जो मिले हैं वो डिपॉजिट जो है वो जो चेक्स हुए वो डिपॉजिट किए तो वो रिटर्न हुए। हम नैब का मौक़िफ़ भी जानना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है कि हमें बताया जाए कि क्या हुआ वाकई में, जो इफेक्टिव्स के क्लेम हैं वो क्या हैं, इस बारे में उनकी तफसीलात भी इस प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिरकार उनको अब क्या परेशानी है, क्या मुश्किलात हैं। और आप देखें 2018 ये जो अरेस्ट वारंट है और फिर 2022 जब ये प्ली बार्गेन हुआ है और उससे भी कई साल पहले ये जमा पूंजी जब लोगों ने जमा कराई है, तो कितने साल बीत गए, ताहाल ये जो लोग हैं ये अब तक रुल रहे हैं अपने पैसों के लिए कि इनको पैसे मिल जाएं और इनकी जो जमा पूंजी जो इन्होंने लगा दी थी ईडन हाउसिंग में वो इनको वापस मिल जाए, ताहाल इनको नहीं मिली है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक लिटमस टेस्ट है, ये एक टेस्ट केस है फॉर ऑल अदर प्रॉपर्टी स्कैंडल्स। यानी अगर ये कहते हैं जी कि नैब रिकवरी कर रहा है और नैब जो है फला स्कैंडल में या रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के अंदर रिकवरी कर रहा है, वो कर रहा होगा, ठीक है, हम उसकी नफी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईडन इज एन एग्जाम्पल जो लाइमलाइट में आया, जिस पर तकरीबन तमाम अथॉरिटीज़, हुकूमत, सब फोर्सेस यकजा होकर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि रिकवर हो सके। लेकिन अगर उसके मुतासरीन भी ताहाल परेशान हैं, उनको रिकवरीज नहीं हो रही हैं, तो इसकी वजह क्या है ये भी हम जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, मुतसलसल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईडन हाउसिंग के इफेक्टिव्स प्रोग्राम में साथ होंगे, आफ्टर ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं उमर फारूक साहब जो कि ईडन हाउसिंग इफेक्टिव्स के जो सोसाइटी है उसकी सदर हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इफेक्टिव्स की प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। उमर फारूक साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। पहले ही बताइएगा जो ओरिजिनल लाइबिलिटी जो सेटल हुई नैब के साथ वो 16 अरब की थी। 1 अरब कहा गया जी कि आपको जो लाहौर हाई कोर्ट की कंप्लाइंस से पहले से डाउन पेमेंट आ गई, 15 अरब रुपए की 11 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होंगी जो क्वार्टरली 3 माह के ग्रेस पीरियड के बाद आपको इशू होंगी। तो तकरीबन 27 मई 2025 तक ये रकम आपको मिल जानी चाहिए थी। अभी तक कितनी इंस्टॉलमेंट्स मिली हैं, पहले ये बताएं कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं? जी, अभी तक जो फुल इंस्टॉलमेंट मिली हैं सिफान साहब वो मिली हैं 52%। टोटल जो इन्होंने अमाउंट देनी थी उसका 52% मिली है और सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट इन्होंने पे की हैं। अच्छा, ये 11 इंस्टॉलमेंट्स थी, उनमें से आप कह रहे हैं कि 4 अभी तक हुई हैं 11 में से। ये मतलब है 52%। और ये 3 साल के अंदर मुकम्मल होनी थी। उसके आगे उसमें ये भी लिखा था कि अगर नहीं हो तो फिर प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, अकाउंट्स फॉरफिट कर सकते हैं। तो वो अमल अभी नहीं हो रहा क्योंकि वो तो लिखा हुआ है ना उसमें प्ली बार्गेन में कि ये सब हो सकता है। जी बिल्कुल लिखा हुआ है जी। नैब कोर्ट ने सिफान साहब बाकायदा इसका जो ऑर्डर दिया था 2022 में, उसकी कंप्लाइंस अब तक 2025 में मई तक तमाम जो पेमेंट्स हैं नैब की तरफ से इफेक्टिव्स को बिल्कुल दी जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक
उन्होंने 52% पेमेंट दी है और 5th इंस्टॉलमेंट का एक ड्रामा रचाया गया है 17 जुलाई को लास्ट मंथ। 150 लोगों को चेयरमैन नैब के सामने बुला के एक इन्होंने सेरेमनी की है लाहौर ऑफिस में नैब के। वहां पे उनको इन्होंने जो पेमेंट्स दिए 150 लोगों को चेक दिए हैं और चेयरमैन नैब साहब को दिखाया, देखें सर हमने ये रिकवरी कर दी है और लोगों को हम ये चेक बांट रहे हैं। और मीडिया में भी शो डल गया, लेकिन जो असल में जितने बाकी जो 13,000 के करीब अफेक्टीज हैं उन बेचारों को चेक नहीं दिए गए। उनमें से जिन लोगों को पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं जो कि एक नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी रिटर्न हो रहे हैं। यानी चंद लोगों को अगर पे ऑर्डर दिए भी जा रहे हैं तो वो भी रिटर्न हो रहे हैं, जिसके बकायदा एविडेंस हमारे पास मौजूद है। और हमने 3.2 अरब रुपए की थी 5th इंस्टॉलमेंट जो थी तकरीबन। जी 3.2 अरब रुपए की तकरीबन ये जो और उसमें आप कह रहे हैं कि जो कितने % लोगों को जो चेक रिटर्न हो रहा है, जो आपने हमें तस्वीर भी शेयर की, कितने फीसद के साथ ये हुआ है? ये तकरीबन जो 5th इंस्टॉलमेंट है इसके तकरीबन जो है वो 80% लोगों के जो पे ऑर्डर है वापस आ रहे हैं। पे ऑर्डर वापस आ रहे हैं? पे ऑर्डर तो बनता ही अमाउंट के बाद है ना बैंक में, पे ऑर्डर वापस आ रहे हैं? जी बिल्कुल, पे ऑर्डर वापस आ रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि पे ऑर्डर वापस आ जाए। और नैब जो है जिसका अपना अकाउंट है, जिसके अपने इस्लामाबाद के नेशनल बैंक के अकाउंट से पे ऑर्डर बन रहे हैं, वहां पे जो एलिगेशन लग रहा है वो ये लग रहा है जी कि इसके जो पे ऑर्डर बनाने वाला उसके सिग्नेचर डिफर है। कभी किसी का ऑब्जेक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्शन लग रहे हैं जी कि इसका टैली नहीं हो रहा। अच्छा, हम भी चाहते हैं कि नैब अगर हम इस लिखा भी है और हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आके नैब अपना मौकिफ दे, लेकिन आपने नैब को अप्रोच किया है एफएक्टीज ने कि ये हो रहा है मसला? जी बिल्कुल सर, हमने 2 दफा क्या जवाब मिला है इसका? हमने बिल्कुल इनके इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं रिटर्न हाउसिंग सोसाइटी के इन्वेस्टिगेट जिन्होंने किया है एम उस्मान साहब, उनको हमने 2 दफा इंटीमेट किया। वो कहते हैं ये बैंक का फॉल्ट है, हम इसको देख रहे हैं। हमने इसका ब्रांच मैनेजर भी चेंज करवाया। मैंने कहा सर देखें ये तो 4थी इंस्टॉलमेंट जो इनको दी गई थी मार्च में, आज से कुछ 6 माह पहले तब भी ये इशू आ रहे थे। 4थी इंस्टॉलमेंट के सर जो पे ऑर्डर रिटर्न हुए थे ना वो नैब ने अभी तक अफेक्टिव को नहीं दिए। वो बेचारे अभी तक ख्वार हो रहे हैं और वो लाइनों में लगे हुए हैं और जब भी वो जाते हैं धक्के खाते हैं और वापस आ जाते हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाता है। और सबसे जो बड़ा ब्लंडर नैब लाहौर ने किया है 5th इंस्टॉलमेंट में वो ये किया है कि इन्होंने 5th इंस्टॉलमेंट में सब लोगों के चेक नहीं मंगवाए। पे ऑर्डर बन के आए हैं सिर्फ 2900 लोगों के, 2900 लोगों के 13,000 में से। तो वो जो बंदा हर बंदा वहां पहुंच जाता है जी मेरी पेमेंट दें, तो कहते हैं जी आपकी अभी पेमेंट नहीं आई, आप जाएं बाद में आएगी। हमने कहा भाई हमें को लिस्टें देते हैं जिन लोगों की पेमेंट सही हम उन लोगों को दे सकें। बेचारे को बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जो 4थी इंस्टॉलमेंट के रिटर्न हुए चेक्स वो उनकी फहरिस्त कितनी है? जो 4थी के और 5वें के जो हुए वो बात का मामला है, 4थे के कितने हुए जो रिटर्न हुए उनको भी? जो 4th इंस्टॉलमेंट के चेक रिटर्न हुए हैं वो भी तकरीबन कुछ 25% लोगों के रिटर्न हुए हैं और अभी तक उनको नहीं मिल सके वो। सही। और इस बारे में भी आप एप्लीकेशन दे चुके हैं नैब को कि भाई ये हुआ है ये मामला? जी बिल्कुल, उनको इंटीमेट कर चुके हैं। अच्छा, दूसरा मामला जो आपका जो इस सोसाइटी का जो ए ब्लॉक है जो आपको कंपनसेशन में दिया गया था उसका मामला क्या हुआ है? वो डीएचए के साथ जो ये क्या सर ये इन्होंने 2009 में जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी कुछ अफेक्टीज ने, उन 2009 के जो ईडन के लोग थे जिन्होंने बुकिंग, उनको 2017 में इन्होंने पोजेशन लेटर जारी कर दिए। यानी 8 साल बाद उनको जो 3.5 साल बाद इन्होंने देने थे एज पर कमिटमेंट, वो 8 साल के बाद 2017 में इन्होंने पोजेशन लेटर जारी कर दिए, अलॉटमेंट लेटर भी दे दिए। अब पोजेशन ऑर्डर का मतलब होता है कि ये पोजेशन लेटर आप इस पे घर बना लें। इन्होंने उन लोगों को डिमार्केशन नहीं दी, वहां पे घर बनाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि जब वो लोग एलडीए में गए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उन्हें एप्लीकेशन दी गई जी हमें यहाँ घर नहीं बनाने दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा जी कि इनकी कुछ जो मैप आया अप्रूव नहीं हुआ, उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसके अंदर हमें डीएचए की अप्रूवल भी चाहिए, एनओसी, उसके एनओसी चाहिए डीएचए का, डीएचए का एनओसी चाहिए, क्योंकि डीएचए भी बीच में इन्फ्लुएंस कर रहा था, डीएचए लाहौर, उनको वहां से फेज 10 शायद गुजरना था, तो उनकी भी इनसे बातचीत चल रही थी। डीएचए ने इनको एनओसी नहीं दिया वहां पे किसी भी फैक्ट्री को घर बनाने के लिए। इन्होंने सर ये किया है कि अब वो जगह अफेक्टीज को पूछे बिना 2025 में 8 साल मतलब पोजेशन लेटर देने के बाद बगैर अलॉटी से पूछे हुए डीएचए लाहौर को बेच दी है। और हमें ये बताया ईडन ने जी कि वो जगह इसलिए बेची गई है कि वो जो कि वहां रास्ते में डीएचए फेज 10 आ रहा था, तो हमारी देनी मजबूरी थी। हमने नैब को अप्रोच किया, हमने एलडी को अप्रोच किया। नैब ने कहा जी जगह ये चूंकि अप्रूव नहीं थी, जो जगह अप्रूव ना हो एलडीए से, लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी से, वो डीएचए का लॉ है कि अगर उसके किसी फेज में आ जाए तो वो उसको खरीद सकता है। अब डीएचए ने जगह वो ईडन से अगर खरीदी है तो एलडीए जो था उसने जगह ये बिकने क्यों दी, क्वेश्चन तो ये है।
अगर ये प्रॉपर्टी अप्रूव नहीं थी तो एलडी की नजरों के नीचे और उनकी नाक के नीचे जगह बेच दी गई सारी। अब एलडी को अप्रोच किया तो एलडी वालों को हमने एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन मैंने आपको शेयर भी की है। उस एप्लीकेशन के अंदर बाकायदा उस जो डायरेक्टर थी उनकी मेट्रोपॉलिटन विंग की यमुना मलक जी मिस यमुना मलक को मिले हैं डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन विंग को। उन्होंने ये कहा जी कि ये जो है हमारे हाथ खड़े, हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी जगह अप्रूव नहीं थी वो, तो वो इसलिए जो है ना डीएच उसको परचेज कर सकता है बाय लॉ। हमने कहा कि आप लोगों ने वो जो अलॉटमेंट लेटर थे या पोजेशन लेटर थे वो कैसे लोगों को देने दिए, अगर अप्रूव नहीं थी तो सेल कैसे की ईडन ने? आपने ईडन को इस बारे में पकड़ा है कि कहती हम उनको लेटर लिख देंगे। लेटर तो इज नॉट अ सोल्यूशन कि जस्ट एक लेटर लिख देंगे और अपनी जान छुड़ा लेंगे। फिर हमने इसी कंप्लेंट को नैब में लेके गए हैं। नैब वाले कहते हैं जी कि चूंकि इनके पास अभी जगह नहीं है तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। हमने उन्हें कहा देखिए जगह सब कुछ मौजूद है, ईडन को चाहिए कि वो प्लॉट के बदले लोगों को प्लॉट दे दे। लेकिन सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए ना। अगर इन्होंने जगह बेची थी तो सबसे पहले तो ये था कि अफेक्टिव्स को पूछते कि भाई आपकी जगह है, आपका रकबा है, हम इसको सेल करते हैं, आप लोग कितने की हमें देंगे? पहले उनसे परचेज करते फिर उनको बेचते। उनसे पैसे भी ले लिए डीएचए से, उन डीएचए के पिलर लगे हैं वहां पे बकायदा, उन्होंने पिलर लगा दिया कि ये जगह हमारी है। में आपको दिए गए थे, ये ईडन ने दिए थे कंपनसेशन में? नहीं सर नहीं, ये कंपनसेशन में नहीं दिए थे, जो बकायदा जो बुकिंग हुई थी ना, ये वही थे लोगों ने बुकिंग वो नहीं मिली तो ए ब्लॉक में दे दिया ना, यही हुआ ना? बिल्कुल ऐसे ही मैं बताता हूँ ना, जिन लोगों ने बुकिंग ही कराई थी ये ब्लॉक में, कुछ लोगों ने घर बुक कराए थे, उनको कंपनसेशन में प्लॉट दे दिया, और कुछ लोगों का जी कि आप लोग प्लॉट ले रहे हैं। फ्रॉड तो वो बाद में हुआ ईडन गार्डन एक्सटेंशन के अंदर जाके, ये भी ईडन गार्डन एक्सटेंशन का ये ब्लॉक है, बी ब्लॉक में इन्होंने फ्रॉड किया जहाँ पे 13,000 लोगों की फाइल जिन्होंने बेच दी और उनको फाइल दे दी, उनको पैसे नहीं दिए, उसकी प्री बार्गेन हो गई। अब ये तो एरिया अलग था जिसके अंदर लोगों को पोजेशन दे दिए गए थे। अब जिनकी पोजेशन दे दिए गए उनको तो आप नहीं ना बेच सकते जगह को, उनको तो लूप में लेना चाहिए था फैक्ट्रीज को कि भाई आपकी जगह है, ये आपके प्लॉट्स हैं, आप पोजेशन होल्डर्स हैं, आप पहले ये पैसे लें अपने, हम इस जगह किसी डेवलपर को बेचने जा रहे हैं, हमारी तरफ से ये एबीसी किसी को बेचते। ये बताए उमर साहब, क्योंकि ये तकरीबन हम 16,000 रुपए का तो ये मामला था जो ये था, लेकिन अब जो ए ब्लॉक वाला आ गया, ये कितने प्लॉट्स हैं, कितना रकबा है, मालियत कितनी होगी अगर हम अरबों में हिसाब लगाएं, कितना अंदाजन है ये? पर ये 243 प्लॉट हैं, 243 टोटल। सही। उस 243 प्लॉट में से 230 प्लॉट इन्होंने बेच दिए हैं उसको डीएचए को, डीएचए लाहौर को, फेज 10 की मद में, के फेज 10 वहां से रास्ता गुजर रहा है उसका। अब जो 230 प्लॉट हैं उसमें कुछ लोगों के 5 मरले भी हैं, कुछ के 10 मरले भी हैं। अब वो जगह जो है काफी ज्यादा बनती है, समझ लें कि एकड़ में बन जाती है, और उनकी जो अमाउंट है वो भी मेरा ख्याल है कि 5-6 अरब से ज्यादा की बनती है। तो देखिए अगर वो उस अमाउंट को लगाया जाए तो लोग तो उसको फैक्ट्रीज नहीं चाहेंगे कि उनको पैसे दिए जाएं। उन्होंने तो जो चीज देखिए 2009 में खरीदी है वो 16 साल पहले, उनको तो प्लॉट के बदले प्लॉट चाहिए अपना अप्रूव्ड एरिया में कि जहाँ पे अपना वो घर बना सके, जहाँ उन्होंने घर की छत का ख्वाब देखा था। और इसमें वो बेचारे लोअर मिडिल लोग, क्लास लोग थे जिन्होंने 8,500 10,000 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट की, और वो आज तक वेट करते रहे, और 16 साल गुजरने के बाद उनके साथ दोबारा फ्रॉड कर दिया गया। और इसके अंदर नैब भी खामोश रहा, कोई इदारा एलडी लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी भी खामोश रहा, और उनको फ्रॉड करने की इजाजत दी कि भाई पहले आप इन लोगों को अकोमोडेट करें। पहले नैब का काम था, एलडी का काम था, वो कहते कि ये मालिक तो आप नहीं है, आप कैसे बेच सकते हैं? अगर रजिस्ट्री आपके नाम पे है तो आप लोगों ने उनको पोजेशन लेटर दिए हुए हैं, फाइल सारी बात है, पोजेशन लेटर भी जस्ट लाइक एक आपकी अथॉरिटी है तो उन्होंने किया हुआ है, अथॉराइज किया हुआ है रेगुलेटर एलडीए ने। लेकिन ये कहते हैं चूंकि जगह ये अप्रूव नहीं थी इसलिए जगह ये बेच नहीं सकते थे, ये लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है। अगर उन्होंने बेचा तो फिर आपकी उमर साहब, जो आपका मुस्तकबिल का लाएमल इस बारे में होगा उस पर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ उमर फारूक साहब मौजूद है जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुतासरीन की सदर हैं उनकी एफएक्टीसी कमेटी के। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। तफसीलन आज ईडन हाउसिंग स्कैम की जो रेफरेंस था, जो प्री बार्गेन हुआ, जो एप्लीकेशन अप्रूव हुई, उस वक्त
ये वादा या फिर ये इस वक्त कॉन्टेंट्स थे उसके जो TORs थे कि 27 मई 2022 को जो एप्लीकेशन अप्रूव की थी चेयरमैन नैब ने कि 3 साल के अंदर 11 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ये 15 अरब रुपए यानी 16 अरब की लाइबिलिटी है, 1 अरब डाउन पेमेंट है, 3 महीने का ग्रेस पीरियड है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी 11 और इन 11 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये अमाउंट पे कर दी जाएगी। आज ईडन हाउसिंग के इफेक्टिव प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। ये कहते हैं कि अब तक तकरीबन टोटल रकम का 52% हिस्सा इनको अब तक मिला है। ये 4 इंस्टॉलमेंट्स का ये कह रहे हैं कि इनको मिली है, 5वीं के अंदर ये कहते हैं कि 80% तक जो है इस पर हर्डल्स आए हैं, वो रकम नहीं मिली है, रिटर्न हुए हैं, पे ऑर्डर्स रिटर्न हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि नैब भी आए, उस पर क्लैरिफाई करें और इनको बताया जी कि मामला आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन क्योंकि मैंने जैसा शुरू में कहा कि अहमियत इस स्कैंडल की इसलिए है कि ये बड़ा लाइमलाइट में आया और प्रॉपर्टी स्कैम्स जो पाकिस्तान में हैं उनमें शायद चंद ही गिनती के ऐसे हैं जो इतना लाइमलाइट और मेन स्ट्रीम में आए, जिस पर इतना मीडिया ने शोर किया या इतना सब कुछ आगे बड़े मामला बड़े नैब एक्टिवेट हुआ, उसके बावजूद ये लोग इतने सालों से रो रहे हैं। तो सोचे फिर और जो स्कैम्स हैं उनकी क्या हालत होगी। तो मैं उमर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा लास्टली सेगमेंट में कि ये कितनी उम्मीद अब आपको है, लाहेमल आपका कानूनी आगे क्या है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि अब कंटेम्प्ट हो रही है फैसले की, तो क्या आप कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं या कर चुके हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, हमने नैब से कहा था कि आप जितने भी इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करें ताकि जो है ना ये कंप्लायंस होना चाहिए नैब को ऑर्डर का, ताकि हमें कंटेम्प्ट में ना जाना पड़े। लेकिन जी अगर तो हमारे इस इशू को वो रिजॉल्व नहीं करते, जैसे कि उन्होंने कहा जी कि हो रहा है और वो बैंक के खाते में डाल रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हमें कोर्ट से ही मदद लेनी पड़ेगी और हमें इंशाल्लाह कानूनी जो कार्रवाई करने का पूरा हक है कि हम उस तरीके से। बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट्रीज हैं जिनके चेक रिटर्न हो गए थे, उनको पैसे 1 रुपया भी नहीं मिला, 3 साल गुजर गए हैं। उनको ईडन ने चेक दिए थे कि भैया आप कैश करवा लीजिएगा, वो चेक उनके बाउंस हो गए ईडन हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से भी। नैब ने कहा था ये भी पेमेंट हम आपको रिकवर करवा के देंगे। ये भी नैब कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको हर फैक्ट्री को पेमेंट करने के लिए पाबंद है, उनको भी पैसे नहीं दे रहे। और जिन लोगों का इशू ये आ रहा है कि उनके चेक पे ऑर्डर रिटर्न हो रहे हैं, वो तो इतनी अनॉयड है कि जो बंदा ओवरसीज है वो बाहर से बेचारा पे ऑर्डर लेने के लिए आया है और उसका पे ऑर्डर रिटर्न हो गया, तो वो सिर्फ अपने टिकट के पैसे खर्च करके आया है और वापस जा रहा है। बूढ़े मरीज लोग बेचारे नैब में धक्के खा रहे हैं जाके, उनके किराया भी जाया हो रहा है, उनकी हेल्थ भी डैमेज हो रही है। दुनिया से वैसे ही 35% लोग तो दुनिया से जा चुके हैं इस स्कैम के अंदर और वेट करते करते कब हमें हमारा हक मिलेगा। और देखिए ये स्कैम 2005-6 से स्टार्ट हुआ है और आज इसको तकरीबन 19 से 20 साल होने वाले हैं और अभी तक हमारे तमाम मुल्क के इदारे खामोश हैं। हमारी चेयरमैन नैब जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नजीर साहब से भी अपील है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी अपील है और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कि इस इशू को सीरियस नोट के ऊपर रिजॉल्व किया जाए और तमाम अफेक्टिव्स को उनका हक जो है उस तरीके से दिया जाए जो उनका हक बनता है, जो वो चाहते हैं। क्योंकि हमारा हक था प्लॉट के बदले प्लॉट। अगर ये पैसे दे रहे हैं तो कम से कम उन पैसों को तो टाइमली दिया जाना चाहिए था, वो भी कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक नहीं दिए गए और उनकी कंप्लायंस नहीं की गई। मुल्क के अंदर मतलब अगर कानून है तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन तो इदारों ने करनी है ना सर। इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई इदारा हरकत में नहीं आता। तब लोग जस्ट जो है ना वेट करते हैं कि कब लोग निकले, प्रोटेस्ट करें और कोई ऐसा हादसा हो, उसके बाद जाके एक्शन में आते हैं। तो हमारी तमाम इदारों से अपील है कि इसको फौरन एक्शन लिया जाना चाहिए और इस इशू को प्रायोरिटी के ऊपर रिजॉल्व किया जाना चाहिए। सही, हम भी उम्मीद रखते हैं कि सर ये जो खासतौर पे नैब है, क्योंकि अगर वो एफिशिएंटली, अभी हमने B4U स्कैम पे कल प्रोग्राम किया तो उसमें उनको चेक्स की रकम दी जा रही है, वापस की जा रही है रकम, तो हम उम्मीद करते हैं कि, और वो 2021 का स्कैंडल जब नैब ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इंक्वायरी स्टार्ट की, 2025 4 साल के अंदर अंदर पैसों की वापसी शुरू हो गई है। तो ये तो है कि नैब ने अपनी वर्किंग को इम्प्रूव किया है और पैसों की वापसी हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपील भी की है, तो हम भी अपील करते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम या तो इस प्लेटफॉर्म पर आके या फिर आपको बताया जाए जी क्या मामला हुआ है आपके साथ और इस मामले का जल्द से सलूशन ढूंढा जाए और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और फिर मैं क्योंकि साथ में जैसा बार बार कह रहा हूं कि ये एक स्कैंडल है, जब इसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और मुतासरीन को जो उनकी दादरसी होगी सही मायनों में, तो फिर ये एग्जाम्पल बनेगा तमाम प्रॉपर्टी स्कैंडल्स और स्कैम्स के लिए और तमाम ऐसे डेवलपर्स के लिए जो लोगों की रकम लूट कर बैठे हुए हैं या उनको पोजेशन नहीं दे रहे, उनकी जमा पूंजी खा चुके हैं। तो ये डेफिनेटली एक टेस्ट केस है, ये लिटमस टेस्ट है नैब के लिए और तमाम इदारों के लिए कि इसको इस वक्त इबरत के निशान इनको जो मुजरिमान हैं इनको बनाया जाए और साथ में जो लोगों की रकूम है उसकी वापसी को भरपूर तरीके से यकीनी बनाया जाए कि रकूम की वापसी हो। मैं फारूक साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया
और अपना मौक़िफ़ तफ़सीलन पेश किया इस हवाले से कि कहाँ कहाँ आपको क्या परेशानियाँ आ रही हैं। नाज़रीन से रिक्वेस्ट कि आपकी अगर कंप्लेंट्स हैं ऐसे और ऐसे स्कैम्स हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है, फेसबुक पेज है, एक्स पर पेज है, उस पर ज़रूर लिख के बताइएगा। फॉर फीडबैक देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।